फलम द ड्राउन्ड जायंट का आगाज 3 साइंसदानों के साहिल की जानिब जाते हुए होता है, जहां एक नाकाबिले यकीन दरियाफत ने पूरे शहर की तौजह अपनी तरफ खींच ली है। इस अजीबो गरीब वाकये को स्टीवन के एक साथी ने बयान किया है। कुछ दिन पहले एक जबरदस्त तूफान समंदर से टकराया, जिसके बाद एक मर्दा दीव साहिल पर आकर बैठ गया। जब माहीगीरों ने दीव को देखा तो वो शदीद हैरत में पड़ गए। उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी, मगर किसी ने उनकी बात पर यकीन न किया। दीव की मौजूदगी एक अफवाह बन गई, एक तमाशा जिसे लोग महज तजस्सुस की तस्कीन के लिए देखने आते। लोग उसके बारे में बातें करते, मगर बहुत कम अफराद थे जो उसे छूने या उसके करीब जाने की हिम्मत करते। वो उसके मुमकिना मतलब से खौफजदा थे। एस्टीवन और उसकी टीम ने खुद उसे देखने का फैसला किया। वो जब उस अजीम उल-जुस्सा जिस्म के सामने खड़े हुए तो हैरत में डूब गए और उसका मुतालिहा शुरू किया। अंदाजा लगाया गया कि दीव का वजन तकरीबन 80 टन है। स्टीवन ने उसके चेहरे की साखत, खास तौर पर आंखों और नाक का मुशाहदा करते हुए अंदाजा लगाया कि ये शायद कोई नौजवान दीव है। जैसे जैसे वो जिस्म का मायना करते गए, स्टीवन दीव के हाथ के करीब गया। इतना बड़ा हाथ कि इसमें बारिश का पानी जमा हो चुका था, जो एक छोटे तालाब जैसा मंजर दे रहा था, और इसमें छोटी मछलियां तीर रही थीं। सबसे हैरानकिन बात उसका हज्म नहीं, बल्कि ये एहसास था कि शायद ऐसे जानदार अब भी कहीं मौजूद हों। साहिल पर मौजूद लोग जब दीव के मुकाबले में देखे गए तो वो अधूरे वजूद महसूस हुए, गोया उसकी मध्यम नकलें हों। स्टीवन के एक साथी ने दैव के जिस्म पर चढ़कर लोगों को यकीन दिलाया कि यह महफूज है। इसके बाद लोग हौसला पाकर इस पर चढ़ने लगे। कोई खेलने लगा, कोई दीव के आजा पर खुशी से अच्छलने लगा, लेकिन स्टीवन खामोश और मेहतात रहा। इसने न दीव को छुआ न इस पर चढ़ा। जब उसके साथी नोट्स ले रहे थे तो अवाम की दिलचस्पी रफ्ता रफ्ता कम होती गई और लोग आना छोड़ गए। 3 दिन बाद स्टीवन दोबारा आया। उसका तजस्सुस मजीद बढ़ चुका था। अब कुछ बच्चे दीव के जिस्म पर फंसल रहे थे, कुछ उसके जिस्म के टुकड़े काटने की तैयारी कर रहे थे। तन्हाई की तलाश में स्टीवन वहीं रखा रहा। दीव का शानदार जिस्म अब सुड़ने लगा था। उसके खदुखाल बगड़ चुके थे। एक लड़की दीव के कान पर बैठी थी, जैसे वो करसी हो। इसका चेहरा समंदर के पानी से खराब हो चुका था। उसकी जवानी की झलक खत्म हो गई थी। स्टीवन ने एक कीड़ा देखा जो दीव के चेहरे से होता हुआ मुन्हा में घुस गया। गुलने सुड़ने का अमल तेज हो चुका था। जब वो सैने तक पहुंचा तो उसने देखा कि दीव का एक बाजू मुकम्मल तौर पर गल चुका है और बाकी जिस्म पर कीड़े और परंदे हमला आवर हैं। एक आंख के गड्ढे में पानी जमा हो गया था, जिसमें स्टीवन का साया झलक रहा था। ये लम्हा उसे एक गहरी सोच में ले गया कि शायद फरामोश किए जाने का दर्द जिस्मानी गलने से भी ज्यादा तकलीफदायक हो सकता है। अगले दिन दीव की बाकियात मजीद सड़ चुकी थीं। अब ये जिस्म इंसान नहीं बल्कि एक बदसूरत लाश दिखाई देता था, जो इंसानी बेहरमती का निशाना बन चुका था। वो दीव जो एक बार इंसानों जैसा लगता था, अब उन्हीं इंसानों के हाथों रसवा हो चुका था। आने वाले दिनों में स्टीवन ने देखा कि दीव का सर भी काट दिया गया था। परंदे और कीड़े बाकी जिस्म को खाते जा रहे थे। बगैर सर के अब वो जिस्म इंसान जैसा दिखाई भी नहीं देता था। स्टीवन का दैव से जज्बाती रब्त टूटने लगा। फिर वो कुछ अरसे के लिए वहां जाना छोड़ गया। हिफ्तों बाद जब वो वापस आया तो वो हैरान रह गया। दीव मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। अब सिर्फ एक बोसीदा पंजरनुमा ढांचा बाकी था। लोग दीव की आमद को मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे। कुछ महीने बाद दीव के जिस्म के हिस्से दुकानों, सर्कसों और घरों में सजावट के तौर पर नजर आने लगे। एक दिन स्टीवन ने साइकिल चलाते हुए दीव की खोपड़ी जमीन में दबी हुई देखी। उसने तसव्वुर किया कि अगर वो मजीद तलाश करे तो शायद दीव की आंखों या नाक की हड्डियां भी मिल जाएं। स्टीवन ने देखा कि दीव की हड्डियां तो महफूज रह गई हैं, लेकिन उसके दिल में बसे हुए यादें मानद पड़ चुकी हैं। सरक्सों में दीव के आज़ा को लोगों के सामने दिखाया जा रहा था। वो लोग जो एक वक्त दीव से मरहूब थे, अब उसे महज एक इफरीत के तौर पर देखते थे। लेकिन स्टीवन के लिए दीव अब भी जिंदा था। वो अक्सर ख्वाबों में उसे देखता, जैसे दीव खुद को जोड़कर दोबारा समंदर में वापस जाना चाहता हो। यह फिल्म एक गहरा पैगाम देती है। जैसे दीव इंसानों की जिंदगी में आया
कोई सबक दिया, कुछ सीखा, कुछ सिखाया और फिर चला गया। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी आते हैं और जैसे ही वो रुखसत होते हैं दुनिया उन्हें फरामोश कर देती है। दियो जो एक वक्त हैरत व अकीदत का मरकज था, अब मुकम्मल तौर पर भुला दिया गया। ये फिल्म जिंदगी का एक तल्ख सच जाहिर करती है। इंसान सिर्फ जिंदा रहते हुए याद रखे जाते हैं, मौत के बाद वो जल्द ही इज्तिमाई याददाश्त से मिट जाते हैं। दूसरी फिल्म आइस एज का आगाज एक जोड़े रॉग और गील के नई अपार्टमेंट में मुंतकिल होने से होता है। जब वो सामान खोल रहे होते हैं तो गील को पुराना अजीब सा फ्रीज नजर आता है जो पिछले मालिक ने छोड़ दिया था। वो उसके पुराने मोटर का मजाक उड़ाती है और चाहती है कि नया ले लिया जाए, मगर रॉग जो माली लिहाज से कमजोर है उसे कायल करता है कि फिलहाल उसी को रखें। वो जश्न मनाने के लिए मशरूब पीने का इरादा करते हैं। रॉक जब फ्रीजर से बर्फ निकालता है तो देखता है कि बर्फ के टुकड़े सख्त बर्फ में जमी हुई हैं। वो एक टुकड़ा अपने मशरूब में डालता है तो हैरान रह जाता है, इसमें एक नन्हा सा जानदार जमा हुआ है। वो गील को दिखाता है जो उसे अदसे से देखती है और पता चलता है कि ये महज कोई जानवर नहीं बल्कि एक कदीम तहजीब का फर्द है जिसके जिस्म में नेज़े पिवस्त हैं। तजस्सुस में आकर वो मजीद बर्फ निकालते हैं और एक मकमल छोटी सी दुनिया उनके सामने आ जाती है। फ्रीजर के अंदर वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा होता है, जो चंद लम्हे बाहर गुजर रहे होते हैं अंदर कई हफ्ते बन जाते हैं। वो दोनों हैरत से देखते हैं कि ये तहजीब लम्हों में कुरून वसती से सुनहती दौर में दाखिल हो जाती है, जिन्हें लोग ऊपर देखकर रोग और गील को दिए या दीवता समझते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी से बेपरवाह रहते हैं। रोग उस जमी हुई मखलूक को दफन करता है, मगर गील इस पर तंज करती है कि वो इतना जज्बाती क्यों हो रहा है। जब वो दोबारा फ्रीजर की तरफ देखते हैं, तहजीब सनाती दौर में दाखिल हो चुकी होती है। फलक बोस इमारतें बन चुकी हैं, नन्हे लोग अपनी दुनिया में मग्न हैं। रोग को इस दुनिया के सादगी वाले दिन याद आते हैं। फिर वो सुनते हैं कि नन्हे शहरी उनके बारे में बातें कर रहे हैं, यहां तक कि गील के दांतों में फंसी ब्रोकली पर भी मजाक करते हैं। तब वो दुनिया एक जदीद रोशन शहर में बदल जाती है। अचानक एक हथियार नमूदार होता है और रोशनी की एक करंट चलाकर रॉक को झलसा देता है। जंग छुड़ चुकी है। दोनों खूफजदा होकर फ्रीजर बंद कर देते हैं। बाद में वो पैजा खाते हुए बहस करते हैं कि दोबारा देखना चाहिए या नहीं। आखिरकार वो तजस्सुस पर काबू ना पा सके। जब दोबारा फ्रीजर खोलते हैं, शहर अब साहतियाब हो चुका है। मजीद तरक्की याफ्ता चमकते हुए टावर्स और उड़ती गाड़ियों के सातवा देखते हैं कि पूरी तहजीब एक एहराम की शक्ल अख्तियार कर चुकी है जो तवानाई की लाइनों से जड़ी होती है। फिर ये एहराम फट जाता है, एक रोशन दीवार में बदल जाता है और रोशनी की चमकदार चंगारियां उनके कचन में फैल जाती हैं। ये जगमगाती चंगारियां कुछ देर तैरने के बाद वापस फ्रीजर में गायब हो जाती हैं। गील समझती है सब खत्म हो गया, मगर रोग को उम्मीद है कि वो वापस आएंगे। फ्रिज बंद करके वो एक दूसरे को गले लगाते हैं, हैरानी से भरे हुए। अगली सुबह जिंदगी मामूल पर आ जाती है, मगर उनके जहन में वही सवालात गूंज रहे होते हैं। वो फ्रीजर को देखते हैं जैसे किसी नई शुरुआत का इंतजार हो। अचानक वो देखते हैं कि नन्हे इंसान एक डायनासोर से भाग रहे हैं। तहजीब दोबारा अब्तदा से शुरू हो गई है। ये फिल्म नहायत जहानत से इंसान की इर्तिकाई कहानी, तबाही और दोबारा आगाज को एक फरीज के अंदर दिखाती है। जोड़े का रवैया, तजस्सुस, लापरवाही, बेहसी और हैरत इंसानी फितरत का इकास है। जब जंग छिड़ती है, उनका पहला रद्दामल फरीज बंद करना होता है, मुदाखलत नहीं। ये एक ताकतवर पैगाम है। इंसान अक्सर तबाही से मन्ना मोड़ लेता है बजाय उसका सामना करने के। फिल्म का आखिरी मंजर जब रोशनी की चंगारियां अभरती और मिटती हैं, इंसानी तारीख के मिटने की अलामत है। फ्रिज एक पूरी तहजीब की नुमाइंदगी करता है और वो जोड़ा इंसानी बेहसी की। फिल्म मुख्तताम पजीर होती है, मगर एक नए आगाज के साथ जिंदगी, तरक्की, जवाल और फिर नया जन्म। दोनों फिल्में एक ही दर्दनाक सोच छोड़ जाती हैं। अजमत कितनी जल्दी भुला दी जाती है और जिंदगी की मीरास कितनी नाजुक होती है।